गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। 41 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। है प्रैक्टिस सेट नंबर 42 प्रैक्टिस करेंगे इसमें जीएस के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे वस्तुतः ईरानी थे, अफगानी थे, चगताई तुर्क थे। बताइए क्या थे। मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वो थे चगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, यानी वो पितृपक्ष की ओर से थे तैमूर के वंशज और मातृपक्ष की ओर से थे चंगेज खां के वंशज। ठीक है, बाबर के पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? अंग्रेज गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर गोली चलाकर उन्होंने ये बता दिया कि हथियार चलाना केवल पुरुषों का काम नहीं है। बीना दास की बात हो रही है यहाँ पर। तो 6 फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान अंग्रेज गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर गोली चलाई थी और उनके इस कृत्य ने साबित कर दिया कि हथियार चलाना केवल पुरुषों का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बीरबल, तात्या टोपे, नाना साहब मंगल पांडे। देखिए, बीरबल का तो महेश दास था, रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया जो थे गांधी जी के प्रतिनिधि। ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया था। बी है इसका आंसर। तो सन 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने वो। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों किया? ताकि गांधी जी से मतभेद जो हुआ था वो ना बढ़े। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने किसको पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया को। और पट्टाभी सीतारामैया थे एक तरह से महात्मा गांधी के प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये दिन है 16 अगस्त 1946 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया? अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए। ठीक है, जो एक हिंसक आंदोलन था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है? बलबन ने, कैकुबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें से कोई एक आंसर है बलबन। तो बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश यानी मामलूक वंश के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, दो तरह से बनते हैं प्रश्न। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, और कभी कभी पूछ लेता है वास्तविक नाम क्या था बलबन का। आगे ऑप्शन में मिलेगा। थोड़ा और देखें तो 1265 से लेकर 1287 तक दिल्ली के सुल्तान रहे बलबन ने लोह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए तुर्कान ए चहलगानी नामक अमीरों के दल को समाप्त कर दिया। कहीं चहलगानी लिखा है, कहीं चहलगानी लिखा है। नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कराया? ये उसी ने कराया जिसने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति, यानी बलबन ने। तो बलबन ने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया और बलबन ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा की, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत की और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में ही रहते थे। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन।
तो बलबन का वास्तविक नाम क्या हो गया? बहाउद्दीन। और बस पूरा नाम क्या हो गया? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घड़ी अथवा ग्रहकर लगाया गया, जो कि घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी? रावी नदी थी। तो 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो थी रावी नदी। 10वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उजबेक खां? बताइए, अलाउद्दीन के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? मलिक गाजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में मलिक गाजी तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था वो था मोरक्को से आया था। ठीक है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। तो मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मैच करने के लिए पूछ लेता है ये। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी और इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? किसको जाना जाता है? सिकंदर लोदी को जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर लोदी को अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। डी। नंबर 14 पर आ जाइए। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध या फिर खतौली का युद्ध? किस युद्ध में हराया था? खतौली के युद्ध में हराया था। ए है इसका आंसर, ये खानवा है। तो 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। नंबर 15 पर आ जाइए। विजयनगर राज्य या साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने नहीं की थी, हरिहर द्वितीय ने नहीं की थी, कृष्णदेव राय या हरिहर बुक्का? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी, याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। रजिया सुल्तान से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, रजिया पर्दा तथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। एक ही स्टेटमेंट हो। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी और रजिया ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया रजिया ने। इल्तुतमिश की पुत्री थी। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हैं, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी लगाएंगे इसका आंसर। तो देखिए, इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। उसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और रजिया जो है पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा, इसलिए केवल
3 से 4 साल ही शासन कर पाई रजिया। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। 2-3 स्टेटमेंट है इस बार, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया और इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। बताइए कौन सा गलत है। यह सारे सही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सही है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को लाहौर का शासक घोषित कर दिया, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया, बिल्कुल। अब पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, तो 1 और 3 करेक्ट हैं। ठीक है, शुरू करवाने की बात हुई है ना, तो सही है। तो जहाँ जहाँ 2 है वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो नहीं होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को लाहौर का शासक घोषित किया, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है। और 24 जून 1206 को लाहौर में उसकी ताजपोशी हुई। दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अगाध प्रेम होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाने का फैसला किया। देखिए, इससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, लेकिन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल तक ही दिल्ली पर शासन कर सका, या उसका शासन रहा। उसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने की वजह से जो है मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी अथवा बाबरनामा बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्की में, फारसी में? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के आदेश पर किया था। कोई बात गलत है इन दोनों में से? बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी या बाबरनामा बाबर ने चगताई तुर्क भाषा में लिखी है, सही है बात। और इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है वो अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, सही है दोनों। सी है इसका आंसर। तो बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी अथवा बाबरनामा बाबर के संस्करण आदि नामों से प्रसिद्ध है। चगताई तुर्क में है ये मूल में, और इस ग्रंथ से बाबर के शासनकाल तथा उसके जीवन संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद 1589 में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था अकबर के आदेश पर। दोनों बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अपनी रचना के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। यह रचना रचनाकार हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीख निजामी निजामुद्दीन अहमद, अकबरनामा वीर सिंह बुंदेला, आईन अकबरी अबुल फजल। एक गलत है पक्का। देखिए, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम सही है, तारीख निजामी निजामुद्दीन अहमद सही है, अकबरनामा वीर सिंह बुंदेला नहीं है। अकबरनामा भी उसने लिखी है जिन्होंने लिखी है आईन अकबरी। ठीक है, आईन अकबरी भी अबुल फजल है और अकबरनामा भी अबुल फजल है। सी गलत है। तो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में इमाम था जो अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञाता था और एक कट्टर मुसलमान था ये, जिसने अकबर की उदार धार्मिक नीति की आलोचना की। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की जा रही है? भीमसेन, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या वीर सिंह बुंदेला? कौन था इनमें एक कट्टर मुसलमान? अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने अकबर की उदार धार्मिक नीति की थी आलोचना। तो देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी जो लेखक था मुंतखाब उत तवारीख का, ठीक है, अकबर के दरबार में इमाम था। और ये बदायूनी यानी अब्दुल कादिर बदायूनी अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञाता था। बदायूनी एक कट्टर मुसलमान था, अतः उसने अकबर की उदार धार्मिक नीति की आलोचना की। उसने सम्राट के प्रशंसक अबुल फजल को चापलूस की संज्ञा दी थी। ठीक है, यानी अकबर के प्रशंसक अबुल फजल को, जिसने आईने अकबरी की रचना की, चापलूस की संज्ञा दी थी इस अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ये 20 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।